हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा फ्री में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और जिसमें अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसमें हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के भी सेट देख चुके हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव के भी सेट देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आज हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के सेट पर, जिसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है। इसकी दिशा के बारे में बोला गया है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये होता है T इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। T इक्वल टू होता है Q इंटू टू एल, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब अगर आपके पास T इक्वल टू क्यू इंटू टू एल है तो इसका यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो Q के लिए होता है कूलम और 2L लंबाई है, इसके लिए होता है मीटर। तो इसका यूनिट होता है P के लिए यूनिट कूलम मीटर, इसका यूनिट होता है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो Q के लिए हम लोग IT यूज करते हैं और लंबाई के लिए L यूज करते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है ITL। ठीक है, और इसका दिशा किधर होता है, ऋण ध्रुव से लेकर के धनावेश की ओर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको इतना जानकारी मिल जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है क्या, किसी विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है डैश के समानुपाती होते हैं। यानी कि समानुपाती होते। क्या बोला, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदु पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होते हैं। मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर कोई हमको कहीं, ये r दूरी है, यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r²। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो 1/r², यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1/r²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/r²। देखिए, यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में बोला गया है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट के बारे में बोला जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है ये होता है फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज के लिए यूनिट कूलम होता है। ये आपका न्यूटन पर कूलम हो जाता है किसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो अभी जस्ट हम लोग बताएं न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर कूलम। इसका क्या हो गया, SI मात्रक हो जाता है किसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ दूरी पर रखे गए 2 बिंदु आवेश को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो आवेश है उसको हवा के स्थान पर कहाँ रख रहे हैं, केरोसिन तेल में हम लोग रख देते हैं। क्या बोला है कि कुछ दूरी पर रखे गए 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश मान लीजिए आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। जब इसको हवा में रखा जाएगा तो इनके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला आ जाता है Q1 Q2/r²। और K के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हम लोग यूज करते हैं। अब क्या बोला गया है, इसको अगर केरोसिन तेल में रख दिया जाए, किस में रखना है इसको, केरोसिन तेल में रख देंगे, तब इसका जो है बल पर क्या फर्क पड़ेगा। जब केरोसिन तेल में रखा जाएगा
तो फॉर्मूला में जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है इसमें एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपवर्तनांक से भागा दिया जा रहा है, और किसी भी संख्या से अगर किसी को भागा देते हैं तो वैल्यू में कमी आता है, मतलब इसका वैल्यू में कमी आएगा, और कमी आएगा मतलब ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ऐसे भी केरोसिन की जगह अगर कुछ और भी देता तब भी क्या होता है, ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कमी आता है, यानी कि घट जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, धातु के दो समरूप गोलों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू, धातु का दो गोला है जिसके ऊपर क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। जब ये आवेश दिया जाता है तो क्या होगा, दोनों गोले का द्रव्यमान बराबर रहेगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। देखिए, आपके पास दो गोला है, अब क्या बोला गया है, गोलों पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है सपोज और यहाँ माइनस क्यू है। देखिए, प्लस क्यू गोला अगर है इसका मतलब है यहाँ से आवेश निकला है, और माइनस क्यू का मतलब है यहाँ पर आवेश गया है। तो आवेश अगर जाएगा किसी पर भी तो वहां पर द्रव्यमान बढ़ेगा, तो द्रव्यमान किसका बढ़ना चाहिए, माइनस वाला का। तो ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से बढ़ना चाहिए, इसमें बढ़ने का ऑप्शन नहीं है, बढ़ने का ऑप्शन कहीं नहीं, तो घटने का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू का मतलब आवेश यहाँ से गया है, और आवेश अगर गया है तो मतलब कुछ न कुछ द्रव्यमान को लेके गया होगा। तो माइनस वाला से क्या हो गया, द्रव्यमान गया, और माइनस वाला से द्रव्यमान गया, इसका मतलब द्रव्यमान जाने के बाद क्या होगा, द्रव्यमान में कमी होगा, किस पर, धनावेशित वाला पर। तो देखिए क्या है, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। धनावेशित गोले का जो द्रव्यमान होगा वो ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। ये चीज आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धनावेशित वस्तु में होती है, अब धनावेशित वस्तु के बारे में बोला जाएगा तो क्या होगा, धनावेशित गोला कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेशित बनेगा। देखिए, न्यूट्रॉन की अधिकता धनावेशित, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी यहाँ पर क्या होगा, धनावेशित हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बोला जा रहा है क्या, कुछ दूरी पर प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। कितना दूरी पर है, देखिए बोला जा रहा है दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, दूरी क्या अभी आपको नहीं पता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, और ये 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। दो आवेश दिया गया है, दोनों आवेश सपोज मान लीजिए r दूरी पर है। अब बोला गया है क्या, दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। अगर यहाँ बल बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, बल का वैल्यू होता है k Q1 Q2 यानी 1 × 4 Q1 Q2 बाय r², और यहाँ का बल का है तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा k Q1 Q2 यानी कि 1 × 4 बाय r²। अब दोनों को देखिए तो आपको क्या लग रहा है,
4k/r², और यहाँ भी क्या होगा 4k/r²। इसका मतलब है दोनों पे लगने वाला बल का मान क्या होगा, समान होगा, और दोनों बल का मान समान होगा तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है पी आघूर्ण मतलब हो गया वही द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युतीय क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा। देखिए बल आघूर्ण जो होता है ना, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण का मतलब है टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू होता है P×E। टॉर्क इक्वल टू ध्यान रखिएगा होता है P×E। टॉ बराबर होगा P×E। तो देखिए P×E कहाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये हो गया आपका P×E, जिसका आंसर होगा P आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप क्षेत्र में लगने वाले बल का आघूर्ण का मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका P×E। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको, बोला गया है क्या, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं, और P इक्वल टू होता है Q×2L, जहां Q का मतलब कोई भी एक आवेश हो सकता है। तो देखिए क्या बोला गया है, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर आवेश बोला है ना, मतलब कोई भी एक, तो 2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम, तो ये हो गया Q, और इंटू 2L का मतलब है दोनों के बीच की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, तो 100 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 × 10 का पावर -6 है, और ये 10 का पावर 2 ऊपर जाकर क्या होगा -2, यानी 6 × 10⁻⁻8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q के लिए कूलम और इसके लिए मीटर, कूलम मीटर, यानी 6 × 10⁻⁸। देखिए ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। विद्युतशीलता का मात्रक, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपके पास एक कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसका जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो है आपका कांस्टेंट है 1/4πε0, और जो ε0 है इसी को बोलते हैं मुक्त आकाश की परावैद्युता या निर्वात की परावैद्युता। तो देखिए क्वेश्चन में आपका निर्वात की परावैद्युता आपका दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, देखिए निर्वात की परावैद्युता यानी विद्युतशीलता दिया गया है आपका, तो यानी कि ε0 का वैल्यू मांग रहा है, तो 1/ε0 का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्या है आपका 1/4πε, यानी कि 1/ε0 का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर बात करेंगे सिर्फ विद्युतशीलता का तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कूलम का पावर -2 है तो +2 हो जाएगा, न्यूटन का पावर 1 है तो -1 हो जाएगा, और मीटर का पावर 2 है तो -2 हो जाएगा। तो देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का आंसर हो जाएगा। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, बोला गया क्या एप्सिलॉन का SI मात्रक है। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन है ε0 का मात्रक, लेकिन यहां आपका मात्रक दूसरा तरीका दिया हुआ है
तो इस स्थिति में देखेंगे हम लोग, याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो ये मात्रक होता है आपका फैराड पर मीटर। ये क्या होता है आपका? फैराड पर मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है आपका फैराड पर मीटर। ये कैपेसिटेंस के रूप में दिया जाता है। इस तरह का आंसर रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैराड पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। बोला गया एक अल्फा कण 15 गुना 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई का मान दिया है 15 गुना 10 पे पावर 4, 15 गुना 10 पे पावर 4 दिया गया है, क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल का मान यानी एफ का मान कितना होगा, ये मांगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटेंसिटी अगर दिया जाएगा तो इंटेंसिटी ई बराबर होता है एफ बाई क्यू नॉट, या कहें एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। अब यहाँ क्यू का बात करें तो क्यू कौन दिया? अल्फा कण। और अल्फा कण का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक है, अल्फा का आवेश कितना होता है? 2 गुना इलेक्ट्रॉन, 2 गुना इलेक्ट्रॉन। तो 2 गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो गया एक आवेश का मान। और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है? 15 गुना 10 पे पावर 15 गुना 10 पे पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, 15 गुना 10 पे पावर 4 आपका इंटेंसिटी दिया गया। अब थोड़ा सा गुना किया जाए तो देखिए कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 यानी कि 3.2, और साथ में क्या है 15, तो ये हो गया 15, और गुना 10 का पावर 19 में से 4 गया, कितना बचा? -15। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए कितना हो रहा है? तो 15 गुना 30 हो जाएगा 0, 15 गुना 2 30 हो जाएगा, और 15 3 45 और 3 48 हो गया। पॉइंट कितना अंक के बाद होगा? देखिए 1 अंक के बाद, तो 48.0, और गुना 10 का पावर कितना हो गया? -15। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 14 वाला ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर पॉइंट को यहाँ अगर 1 अंक पीछे करेंगे तो 1 अंक क्या हो जाएगा? वहाँ -15 में से कम हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा? -14, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका डेटा बदल करके क्वेश्चन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं सेम टू सेम वही रहेगा। हाँ, कुछ हद तक क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन डेटा बदल सकता है। तो इसलिए प्रोसेस को ध्यान में रख के काम कीजिएगा, क्योंकि सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 1 मार्क्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन देगा तो उसको आप आसानी से। देखिए क्या बोला गया है? 2 समान आवेश है। 2 समान आवेश कौन कौन सा है? एक है आपका दोनों Q है, और को जोड़ने वाली एक रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q डैश रखा गया है। मान लीजिए आपके पास एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा गया है। इस 3 आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए Q का मान कितना होगा? मतलब Q डैश का मान कितना होगा जब ये सब का सब क्या हो? संतुलन में हो। तो संतुलन में होने का मतलब है जो आपके पास पहले से चार्ज दिया है, दोनों आवेश अपने अपने जगह पर स्थिर रहे, यानी किसी भी तरह का आवेश पर कोई चेंजिंग नहीं आए, मतलब कोई भी बल नहीं लगे, एक्स्ट्रा बल नहीं लगे। बल लगे लेकिन वो क्या करे? संतुलित कर दे। मतलब अगर इस पर इधर मान लीजिए F बल लग रहा है और इधर मान लीजिए F डैश बल लग रहा है, तो ये दोनों बल बराबर हो। या इस पर बात करें, अगर इधर कोई बल लग रहा है, इधर कोई बल लग रहा है, तो दोनों बल बराबर हो। अगर ये दोनों बल बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा आपका? अगर ये दोनों बल बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि निकाय संतुलित में रहेगा। तो सपोज मान लीजिए एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर। सपोज मान लीजिए Q डैश के लिए बात करते हैं हम लोग, तो Q डैश के लिए बात करते हैं हम लोग, अगर Q डैश के लिए तो कितना बल लग रहा है इस पर? मान लीजिए इस बिंदु पर, तो मान लीजिए ये लग रहा है F डैश। फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2, तो Q डैश के कारण लग रहा है,
और किस पर लग रहा है, क्यू पर लग रहा है। अब बटे आर स्क्वायर, यानी ये वाला दूरी ये कितना है, मान लो ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, समान दूरी पर है, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम बात करते हैं इस आवेश के कारण, मान लेते हैं इसके कारण बल लग रहा है F, तो फॉर्मूला क्या था के Q1 Q2, एक तो यही आवेश रहेगा Q और दूसरा आवेश कौन रहेगा ये वाला, यानी ये भी Q। अब बटे आर स्क्वायर, आर की जगह कौन होगा, अब यहां से दूरी तो ये वाला आर ये वाला आर कितना हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों बल समान होना चाहिए, इधर वाला बल इधर वाला बल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए अब आपको क्या, यानी ये बल और ये बल, यानी कि F इक्वल टू क्या होना चाहिए F डैश। तो देखिए ये कितना है के क्यू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर, और ये कितना है के क्यू इंटू क्यू, क्या हो गया क्यू स्क्वायर, अब बाय 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला क्यू, एक क्यू कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक क्यू बच गया और क्यू बाई 4 बच गया, यही ना बचा। तो क्यू डैश का वैल्यू कितना बोला था, किस क्यू डैश का वैल्यू कितना होगा संतुलन के लिए, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्यू बाई 4 है, लेकिन अब 2 वैल्यू है यहाँ पर, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो कौन वाला है आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू रखते हैं, प्लस क्यू बाई 4 रखते हैं, तो इसके कारण क्या होगा प्रतिकर्षण इधर के तरफ, इसके कारण क्या है, इसके कारण प्रतिकर्षण इधर के तरफ। अगर सब बल एक ही तरफ लगेगा तो संतुलित में नहीं होगा, तो माइनस क्यू बाई 4 रख के देखते हैं। अगर ये माइनस क्यू बाई 4 रखते हैं तो ये माइनस होने के कारण इसके बीच क्या होगा आकर्षण इधर की तरफ, और ये प्लस के कारण क्या होगा प्रतिकर्षण इधर की तरफ, यानी माइनस क्यू रखने पर यहाँ दोनों तरफ बल लग रहा है। इसका मतलब वैलिड आंसर क्या होगा माइनस क्यू बाई 4 होगा। डेट मीन्स आंसर नंबर बी होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनस क्यू बाई 4 होगा। क्लियर। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया क्या दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश प्लस q और माइनस q के बीच F बल है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरे आवेश को उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में परिक्रमण करवाया जाए तो किया गया कार्य होगा। देखिए अगर एक आवेश को स्थिर रख दिया जाए, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर q है, ठीक है, और दूसरा आवेश को इस पर क्या किया जाए परिक्रमण करवाया जाए, तो आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, सॉरी किया गया कार्य बोल रहा है, तो कार्य बराबर होता क्या है, तो कार्य W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए होता क्या है, जब सर्कुलर पाथ में चार्ज घूम रहा होता है तो बल तो उस पर लगेगा, कहां लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन अगर कंप्लीट चक्कर कर लिया जाए, बोला क्या वृत्त के परिक्रमा करने पर अगर पूरा चक्कर कर लिया जाए तो परिक्रमा करने पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किया गया कार्य का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। देखिए बोला गया है क्या आपका आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा में 90 डिग्री घूर्णित करने पर किया गया कार्य। 90 डिग्री घूर्णित करने पर किया गया कार्य। देखिए होता क्या है कि P आघूर्ण है, क्या है आपका P आघूर्ण है, और विद्युत क्षेत्र क्या है E दिया हुआ है, ठीक है। किया गया कार्य, तो हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य जो होता है ये होता है F इंटू एस, ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग जब घूर्णन करने वाला बात किया जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में 90 डिग्री घूर्णन किया जाए, तो यहाँ पर हो जाता है आपका P और E के टर्म में टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, जो कि एक प्रकार का कार्य होता है। टॉर्क जो होता है एक प्रकार का कार्य होता है जिसे बल लगता है और विस्थापन एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी कि P क्रॉस E। डेट मीन्स क्या होगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ये एक प्रकार का वर्क होगा, ये जो टॉर्क होगा ये यहाँ पर वर्क के तरह काम करेगा। तो क्या होता है यहाँ पर PE साइन थीटा, क्या बोला गया, 90 डिग्री पर घुमाने का बात बोला जाए। द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णित किया जाए तो एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा PE 1 इंटू 1। डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा P इंटू E। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा किसका, 15 नंबर का, कि आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में E की दिशा में अगर 90 डिग्री से घूर्णित किया गया कार्य का मान क्या होगा, PE होता है एक्चुअली PE साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए क्या बच जाएगा, P इंटू E बच जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान। कोई भी आवेशित गोला अगर रहेगा तो अंदर में आवेश नहीं रहेगा, आवेश इसके सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। तो अंदर में आवेश नहीं होने के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा कि किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, ये आपका शून्य हो जाता है। क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या आपका, 3 छोटे गोले प्रत्येक पर आवेश Q है, R त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से रखे गए हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो Q पर आवेश होगा। देखिए वृत्त का केंद्र बोला गया है ना, वृत्त का केंद्र बोला गया है, और केंद्र पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शून्य, यानी कि आंसर हो जाएगा शून्य। देखिए वृत्ताकार क्वेश्चन जब दिया जाएगा ना तो वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा, वृत्त के केंद्र पर लगने वाला बल का मान शून्य हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा वृत्त के केंद्र पर लगने वाला बल का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला गया लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है लघु विद्युत द्विध्रुव, मतलब एक आपके पास द्विध्रुव है जो किससे बनता है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से बनता है। किसी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, यानी ये r दूरी था तो r दूरी पर निरक्षीय स्थिति का बात बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, यानी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होगा, देखिए अगर इस स्थिति का बात किया जाएगा यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो यहां होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होता है, p/r³ होता है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगा। तो क्या बोला, लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की होती है। अच्छा, इसके बारे में पूछ रहा है, इससे कितना होगा, इसके कंपैरिजन में ये तीव्रता कितना होगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में होती है। यहाँ p/r³, यहाँ 2p/r³, मतलब 2 गुना, तो ये वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट क्या, 2 गुना होता है इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है।
एक बिंदु आवेश Q को कैपिटल E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल का मान होगा, सिंपल सी बात होता है, E इक्वल टू होता है F बाई Q। तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। तो बल का मान कितना होगा, QE। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्या होगा, Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है आपको। देखिए बोला गया है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 पे पावर माइनस 4, 10 पे पावर माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है को हवा में स्थिर लटका सके होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है आपसे, किस स्थिति में, बोला जा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है जो 10 पे पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली पानी की बूंद, एक पानी का बूंद है जिसका त्रिज्या कितना है, 10 पे पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, यानी 10 पे पावर माइनस 6 क्या होगा, मीटर की त्रिज्या वाली पानी की बूंद पर जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पर आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, को हवा में स्थिर लटका सके, इसके लिए कितना तीव्रता होगा। मान लीजिए आपका बूंद है, हवा में स्थिर लटक सके, जब बूंद को यहाँ छोड़ेंगे हम लोग तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ बल क्या लगता है, mg बल नीचे की तरफ लगता है, हमेशा हमेशा mg बल कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। अब है क्या कि अगर ये गिर रहा है तो इसको बचाएगा कौन, तो इसको बचाएगा ऊपर लगने वाला बल। तो यहाँ पर तो आवेश दिया गया है, इस पर कितना आवेश दिया गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास है, तो ऊपर की तरफ जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, QE लगेगा। और हवा में लटक सके इसके लिए QE का मान क्या होगा, mg के मान से बराबर होगा। डेट मीन्स QE का मान बराबर क्या होगा, mg। तो इसीलिए अगर इंटेंसिटी के बारे में कहा जाए तो ये हो जाएगा mg बाय q, mg बाय q। अब आपको m भी नहीं पता है, m का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मास इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं अतः मास के जगह लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साथ में है g, अब नीचे में क्या है q, और ये हो जाएगा आपका क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, mg बाई q है, m के जगह हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। तो मास के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि dv हो जाएगा। साथ में है g, तो हम लोग लिख दिए g, और नीचे में आपका q है तो इतना लिख दिए हम लोग। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। d का मान बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए डेंसिटी पानी का डेंसिटी होता है 10 का पावर 3। वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि गोल जो बूंद है, बूंद क्या है, गोलाकार है, तो उसके लिए क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। साथ में आपका g है तो g लिख देते हैं, और बाई के रूप में क्या है, q है, q के जगह क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हम लोग लिखेंगे। इसको सॉल्व करना होगा, देखिए क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू द पावर 3 लिख देते हैं पहले, 10 टू द पावर 3 इंटू 4, ठीक है, और 3.14 पाई का वैल्यू इंटू g का मान पहले लिख देते हैं 10, और इंटू आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 6, और इसका क्यूब का मतलब क्या हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा। अब बटे क्या बचा 3 है पहले से आपके पास 3, और नीचे में कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करना है
तो देखिए 4 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 14 चौके 56, 1256, पॉइंट 2 अंक के बाद 12.56, और नीचे में देखिए 16 3 48, यानी कि 4.8। ठीक है, पावर को एडजस्ट कीजिए। देखिए पावर यहाँ है 3 और ये पावर है 1, 3 1 4, यहाँ -18, 18 में 4 गया, कितना बच गया? -14, -14 बच गया। और ये 19 ऊपर जाके क्या होगा? +19, 19 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो 5 बचेगा, तो 10 का पावर 5 वाला ऑप्शन आपके पास क्या क्या है देख लीजिए। 5 वाला ऑप्शन यहाँ तो नहीं दिख रहा है आपका। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी आपके पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ रहा है आपका। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको पहले कटिंग करते हैं। ये लगभग हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग में आंसर है, सिर्फ पावर एडजस्ट करना है। पावर अगर 5 का रूट आ जाएगा तो फिर काम हो जाएगा। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए यहां पर है आपका, देखिए 2.62 यहाँ ऑप्शन में है आपका। 2.62 और 10 टू दी पावर क्या है? 5 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.62 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो अभी हम लोग बताएं उससे आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया कि फिर क्या, एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेश से बना हुआ है, 2 आवेश से बना हुआ है, जिनका परिमाण दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19, और दूसरा भी है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19। एक प्लस में है, दूसरा क्या है? माइनस में है, तथा उनके बीच का दूरी है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग T से दिखाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाएंगे हम लोग? T से दिखाएंगे। और T इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। Q में से कोई भी एक आवेश, जैसे एक आवेश लेते हैं हम लोग 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 और इंटू 2L। 2L का मतलब दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2.4 और इंटू 10 टू दी पावर -10। तो देखिए आपके पास 24 और 32 को गुना करना, पॉइंट उड़ा दीजिए, आ जाएगा 10। ये पॉइंट उड़ा दीजिए, आ जाएगा फिर 10। 4 से कटाएंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 4 से कट जाएगा 6 बार में। तो 6 गुना 32 देख लेंगे हम लोग। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 3 18, 1 हासिल 19/25, और गुना 10 का पावर देखिए कितना हो जाएगा? ये है -19 और ये है -10, तो माइनस कितना हो गया? 29। ऑप्शन देखिए 29 वाला -29 का ऑप्शन है। और इसको भागा देंगे तो 25 से 7 बार में हो जाएगा 175। तो 7 बार में 175 करके देखना होगा, देख लीजिए। 25 से आप भागा दे दीजिए 192 को, 7 बार में हो जाएगा 175। 12 में से 5 गया, बच जाएगा 7। 8 में से 7 गया, बच गया 1। दशमलव देके हो जाएगा 0। तो देखिए कितना बार लगेगा? 6 बार लगेगा। तो 6 वाला ऑप्शन देखिए 7.6, 7.6 वाला ऑप्शन है, लेकिन पावर कितना आ जाएगा? 29, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश को उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आवेश दिया है कितना? 8 कूलम, और बोला जा रहा है 8 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्यू का मान आपका दिया हुआ है 8 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q का कूलम, ठीक है, और बाई E का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये पॉइंट उड़ा देंगे, हो जाएगा 0। 16 से कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5, और 10 का पावर -19 ऊपर जाके क्या होगा? +19, यानी 5 गुना 10 का पावर 19 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, 5 गुना 10 पे पावर 19 हो जाएगा आपका आंसर 22 नंबर का। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है क्या 5 कूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो गो आवेश है, दोनों आवेश बराबर और विपरीत है, दोनों आवेश कितना है +-5। देखिए बराबर एवं विपरीत का मतलब हो गया +-5 माइक्रोकूलम का आवेश है, 5 कूलम का आवेश है, 5 कूलम का आवेश है। परस्पर इतना दूरी पर है, यानी कि दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर रखा गया है। तो निकाय के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P चाहिए। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q का वैल्यू 5 है और 2L का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 5 गुना 5/100 हो जाएगा, यानी 25/100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग 25 और 100 नीचे है, ऊपर आके क्या होगा -2। 25 गुना 10⁻²। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 गुना 10 का पावर -2 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच के प्रतिकर्षण बल होंगे। क्या बोला जा रहा है, वायु में दो धनावेश, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां है, परावैद्युत पदार्थ रखना है इसके बीच में, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा बताए थे अभी। क्या, अगर बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए ये होता है, अगर दूसरे माध्यम में रख दिया जाए, कोई और माध्यम रख दिया जाए, यहाँ εr से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर εr से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि यहाँ पे फोर्स में डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो वैल्यू क्या होगा कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू में क्या होगा कमी हो जाएगा, यानी कि वैल्यू घट जाएगा आपका। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का आपका। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश 4Q एवं -2Q है, यानी एक जगह है आपका 4Q, एक गोला है जिस पर है 4Q और दूसरा गोला है जिस पर है -2Q है। ठीक है, दोनों गोले के बीच जो बल लग रहा है ये कितना लग रहा है F बल लग रहा है, इसके बीच का बल क्या है F है। तो F बराबर बात करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा K Q1 Q2, Q1 की जगह क्या होगा 4Q और Q2 की जगह क्या होगा 2Q/r² हो जाएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला निकल गया पहले से। अब क्या बोला, यदि दोनों गोले को स्पर्श करा के पूरा उसी स्थान पर रख दिया जाए, दोनों गोला को जब स्पर्श कराया जाएगा, ये वाला गोला ये वाला गोला को, तो यहाँ +4Q यहाँ -2Q, यानी दोनों के बीच आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 4 में से 2 कूलम आवेश खत्म हो जाएगा, 4 - 2 बच जाएगा 2 कूलम आवेश। और दोनों का जब सेपरेट फिर किया जाएगा तो इस पर हो जाएगा 1 कूलम और इस पर भी कितना हो जाएगा 1 कूलम का आवेश, यानी दोनों पर आवेश हो जाएगा 1-1 कूलम का आवेश हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका Q और यहाँ पर हो जाएगा Q। तो अब देखा जाए बल कितना होगा, मान लीजिए अब निकल रहा है F', अब बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2, यानी सिर्फ Q और सिर्फ Q अब r², ये हो जाएगा। तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए, देखिए क्या अंतर आ रहा है। अगर देखा जाए कि यहाँ पर देखिए क्या है K Q/r², इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए ये हो जाएगा K × 8 और Q × Q क्या हो गया Q² और r² हो गया। इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया, देखिए K Q² हो गया। ठीक है, अब K Q²r² हम लोग क्या रख सकते हैं F' रख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले से आपके पास वैल्यू आया है, पहले से आपके पास आया F = 8K Q² r²। अब K Q²r² जो हम लोग क्या रख सकते हैं F' रख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो गया 8F'।
तो बाद वाला फोर्स एफ डैश है ना, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई 8 हो गया, यानी एफ बाई 8, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका टोटल 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, और जो कॉन्सेप्ट अगर आप उसको क्लियर रखते हैं तो 100% आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।